नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 3 करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स जो है इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की एफडीआई कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से तरीके की एफडीआई होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी एफआईआई, ये क्या होता है, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अगर हम देखें एफडीआई के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 3 तरीके की एफडीआई होती है। एक होती है फ्रेंड्स ग्रीन फील्ड एफडीआई, दूसरा होती है ब्राउन फील्ड एफडीआई और तीसरा होती है जॉइंट वेंचर। 3 तरीके की एफडीआई होती है, तीनों के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले लेते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई। It is a sort of investment in which a parent corporation establishes a subsidiary in the destination country. It builds operations from the scratch. McDonald's, Hyundai India, Pepsi India are example of greenfield FDI. यानी ऐसा फ्रेंड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से इंडिया में एकदम शुरुआत से कोई कंपनी खोली जाए, उसे ग्रीन फील्ड एफडीआई बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? ग्रीन फील्ड एफडीआई बोल देंगे। जैसे मैकडोनल्ड ने अपनी कंपनी यहाँ खोली हुई है ना। उसके बाद में पेप्सी इंडिया जो है वो पेप्सी की ही सब्सिडरी है, लेकिन इंडिया में फुल्ली इस्टेब्लिश्ड है, कंपनी प्रॉपर तरीके से यहाँ काम कर रही है। ठीक है, तो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें पेरेंट कॉर्पोरेशन यानी मुख्य कंपनी जो होती है वो इस्टेब्लिश करती है एक सब्सिडरी डेस्टिनेशन कंट्री में, यानी हमारे देश के अंदर में एक सब्सिडरी बनाएगी, और इट बिल्ड्स ऑपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच। ध्यान रखिएगा, इससे सबसे खास बात होती है कि ये जो है शुरुआत से एकदम बन करके स्क्रैच से शुरू होकर के कंपनी आगे बढ़ती है। तो ऐसे एफडीआई को, ऐसा पैसा जो लगाया गया फ्रेंड्स, उसे बोला जाएगा ग्रीन फील्ड एफडीआई है। ठीक है, अगर ऐसा एफडीआई किया गया है तो ग्रीन फील्ड, जैसे हुंडई इंडिया, पेप्सी इंडिया और मैकडोनल्ड इसके एग्जाम्पल हो चुके हैं, हो गए हैं। ठीक है, फिर आता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। वो ग्रीन फील्ड था, ये ब्राउन फील्ड है। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट in which a multinational corporation buys stock in an established firm in the host country। यानी कि यहाँ पर कोई कंपनी नहीं इस्टेब्लिश की जा रही, सिंपल केवल जो है उसका एक शेयर एक्वायर कर लिया जा रहा है। जैसे वॉलमार्ट ने, अगर आपको याद हो, पता हो, तो फ्लिपकार्ट को की हिस्सेदारी खरीद ली। ठीक है, वॉलमार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट की मान लो 26% हिस्सेदारी खरीद ली। तो ये एफडीआई क्या कहलाएगा? ब्राउन फील्ड एफडीआई कहलाएगा, क्योंकि इसमें फ्लिपकार्ट कंपनी ऑलरेडी है, सिर्फ हिस्सेदारी इसकी बेच दी गई है एक विदेशी कंपनी को। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कि फ्लिपकार्ट इस स्क्रैच से बन रहा है, नथिंग लाइक दैट। ओके, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को फ्रेंड जो है ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइची सैंको कंपनी जापान की थी, जिसने रैनबैक्सी इंडिया को एक्वायर किया था। ठीक है, तो रैनबैक्सी इंडिया हमारे देश की कंपनी थी, इसको जो है जापान की एक कंपनी ने इसके शेयर्स एक्वायर कर लिए थे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? ब्राउन फील्ड एफडीआई। ठीक है, तो ब्राउन फील्ड एफडीआई आपको क्लियर ही हो गया होगा। वॉलमार्ट और जो है फ्लिपकार्ट बढ़िया एग्जाम्पल है। और ग्रीन फील्ड का एग्जाम्पल क्या होगा? पेप्सी इंडिया। पेप्सी वैसे बड़ी कंपनी है, लेकिन हमारे देश में भी पेप्सी इंडिया के नाम से प्रॉपर ऑपरेशन फंक्शन करती है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अ फॉरेन कंपनी एंड अ लोकल कंपनी ज्वाइन अप टू शेयर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट्स एंड सो ऑन। जैसे हीरो और होंडा दोनों एक साथ मिल करके आए थे। मतलब क्या है, एक विदेशी कंपनी और एक इंडियन कंपनी के बीच में जॉइंट वेंचर हो जाता है, दोनों मिल करके काम करते हैं। उद्देश्य रहता है जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा शेयर करेंगे आपस में, जो टेक्नोलॉजी होगी दोनों एक साथ लेंगे, जो प्रॉफिट आएगा आपस में बांटेंगे एंड सो ऑन। सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। हीरो होंडा कंपनी अब अलग हो चुकी है, हीरो इंडिया की थी, होंडा जापान की थी, अब साथ में मिल करके इन्होंने काम किया। ठीक है, थोड़ा सा एक मन में अगर डाउट आएगा आपको कि सर फिर ब्राउन फील्ड में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो सर ब्राउन फील्ड में देखो, आप ध्यान देना, यहाँ अगर शेयर खरीद लिया गया है, मान लो 26% हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट में ले ली है, तो सिर्फ जो है वॉलमार्ट क्या करेगी, जो शेयर लिया है उसके बदले में प्रॉफिट केवल चाहती है। उसका क्या काम है, वो प्रॉफिट चाहती है। फ्लिपकार्ट में जो भी कमाई होगा उसका 26% हमें प्रॉफिट चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है सर, यहाँ जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट
एंड सो ऑन, मतलब नॉलेज वगैरह सब चीज़ें शेयर होती हैं, सारी चीज़ें शेयर होती हैं, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की बात नहीं होती है। ब्राउन फील्ड में सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहा है बस। दो कंपनियां यहाँ भी वेंचर कर ही रही, रैनवैक्सी और जैसा फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट ने मान लीजिए जॉइंट वेंचर किया हुआ है, लेकिन जॉइंट वेंचर नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सिर्फ शेयर खरीदा गया और बाकी वॉलमार्ट को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हीरो होंडा में सारा लेना देना है, सारी चीज़ों का लेना देना है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, प्रॉफिट्स कैसे शेयर होंगे, नॉलेज कैसे शेयर होंगी, लाइक दैट। तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर शेयर होनी है। अब आता है सर जो है एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ नहीं अलाउ है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। तो एफडीआई जो है कहाँ कहाँ पर नहीं अलाउ है। लॉटरी बिजनेस में, जिसमें इंक्लूड होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट के लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी वगैरह। गैम्बलिंग हो गई, वेटिंग एज वेल एज कसिनोज, ये सब चीज़ें। चिट फंड में नहीं अलाउ है, निधि कंपनी में नहीं अलाउ है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख करके बैठे एग्जाम में, मे बी कि पूछ लिया जाए। ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआरस में। रियल इस्टेट बिजनेस में अलाउ नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर रियल इस्टेट बिजनेस में नहीं अलाउ है, लेकिन वहाँ पर बताया भी इन्होंने कि रियल इस्टेट बिजनेस डज नॉट। तो रियल इस्टेट बिजनेस में नहीं शामिल होता, क्या क्या नहीं इंक्लूड होता? डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज या प्रेमाइसेस, रोड और ब्रिजेज। तो जैसे भी यहाँ कहा रियल इस्टेट में अलाउ ही नहीं है, तो रियल इस्टेट में नहीं अलाउ होगा। रियल इस्टेट में बहुत पैसों की जरूरत होती है, लेकिन फिर वहाँ पता चला कि एक्सेप्शन है भाई, टाउनशिप डेवलप करनी है, एफडीआई हो सकता है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस बननी है, फ्लैट बनने हैं, अलाउ हो सकता है, रोड और ब्रिज बनने हैं, अलाउ होता है यहाँ पर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस के लिए प्रोहिबिटेड है, फार्म हाउस बनाना चाहते हो अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब तंबाकू से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उसमें जो है एफडीआई अलाउ नहीं है। जैसे सिगार हो गया, चिरियड मतलब सिगार जैसा ही होता है फ्रेंड्स, ओके। सिगरेलो मतलब सब ये सिगार ही है, कुल मिलाकर सिगरेट से रिलेटेड चीज़ें, तंबाकू से बनी हुई चीज़ें हैं, तो इन सब में भी एफडीआई अलाउ नहीं होता है। एक्टिविटीज सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, मतलब ऐसे सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले ही नहीं गए गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें भी एफडीआई नहीं की जा सकती। उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे एटॉमिक एनर्जी के काम में, एटॉमिक एनर्जी सेंसिटिव मुद्दा है, न्यूक्लियर वेपन वगैरह, तो वहाँ पर एफडीआई नहीं अलाउ करते हैं। रेलवे का ऑपरेशन मतलब रेलवे का जो चलने का फंक्शनिंग है, उसको जो है एफडीआई के लिए नहीं अलाउ किया गया है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ओके है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड उसके लिए मतलब पटरियाँ बिछानी है, ब्रिज बनाने हैं, दैट इज आल्सो ओके, लेकिन रेलवे की फंक्शनिंग यानी ऑपरेशंस को नहीं अलाउ किया गया है एफडीआई के लिए। तो ये फ्रेंड्स जो है प्रोहिबिटेड सेक्शंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई, देखो कि एफडीआई जो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 3 तरीके का होता है। ग्रीन फील्ड एफडीआई, ऐसी एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया है और बदले में हो क्या रहा है, एकदम स्क्रैच से एक कंपनी बन करके आ रही, कोई बड़ी कंपनी है जो दूसरे देश की है, वो एकदम शुरुआत से यहाँ पर एक नई कंपनी खड़ी करती है अपनी, तो उसे फ्रेंड्स ग्रीन फील्ड एफडीआई कहा जाएगा। जैसे पेप्सी इंडिया हो गया, हुंडई इंडिया हो गया, तो इन्होंने क्या किया, हुंडई एक कंपनी है, ठीक है, उसने हुंडई जो है आकर के हुंडई इंडिया नाम की कंपनी शुरुआत से यहाँ पर खड़ी करी एक तरीके से, तो फ्रेंड्स उसे हम क्या बोल देंगे, ग्रीन फील्ड एफडीआई बोल देंगे। ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होती है सर? ब्राउन फील्ड एफडीआई ऐसा होता है सर कि जहाँ पर एक कोई कंपनी है विदेशी, वो इंडियन किसी कंपनी का कुछ शेयर जो है खरीद लेती है, स्टॉक खरीद लेती है, शेयर खरीद लेती है इन्वेस्टमेंट के जरिए, तो उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। यहाँ कोई नई कंपनी नहीं इस्टेब्लिश होती, पहले से चली आ रही कंपनी में ही विदेशी आकर के इन्वेस्ट कर देते हैं। विदेशी इन्वेस्ट करेंगे तो उनका हिस्सेदारी बढ़ जाएगा, जो इसने और हमारे पहले के जो इन्वेस्टर्स उनकी हिस्सेदारी घट जाएगी। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि वॉलमार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट में आकर के 26%, 28% जो भी किया हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है भाई, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उनकी वो हिस्सेदारी उसमें बढ़ गई, तो ये ब्राउन फील्ड एफडीआई का एग्जाम्पल हुआ हमारे लिए। जॉइंट वेंचर होता है सर, इसमें क्या होता है, दोनों कंपनियां, इंडिया की और विदेश की दोनों कंपनियां साथ में मिलती हैं और साथ में मिलकर के आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट, नॉलेज सब शेयर किया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट से ही नहीं, मतलब यहाँ सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने का उद्देश्य रहता है। यहाँ पर जॉइंट वेंचर में सारी चीज़ें, इसका एग्जाम्पल बेस्ट हो गया हीरो और होंडा कंपनी, ठीक है। फिर हमने एफडीआई कहाँ कहाँ नहीं अलाउ है, तो भाई लॉटरी का बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गई, वेटिंग यानी कि शर्त लगाना हो गया, कसिनो वगैरह हो गए, चिटफंड हो गया, निधि कंपनी हो गई, टीडीआर में यानी कि ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इनमें नहीं अलाउ है। रियल इस्टेट बिजनेस में नहीं अलाउ है, लेकिन रियल इस्टेट बिजनेस में क्या क्या नहीं इंक्लूड होता, टाउनशिप का डेवलपमेंट करना, रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस का कंस्ट्रक्शन करना, रोड और ब्रिज का बनाना, ये सब चीज़ के लिए अलाउ है। फार्म हाउस बनाना चाहते हो, राजा वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो, नहीं अलाउ करते। सिगरेट से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हो, तंबाकू से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हो, नहीं करते। सिगार
chirrutes, cigarettes, these things are prohibited. बिमल पान मसाला में मतलब वही हो गया, ठीक है। एक्टिविटीज़ और सेक्टर जो है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं ओपन है वहाँ पर भी एफडीआई नहीं अलाउ होती है। अगर कोई सेक्टर है जहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो वहाँ पर एफडीआई का कोई मतलब ही नहीं बनता। उदाहरण के तौर पर एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशंस, ठीक है। जो हमारी सुरक्षा को परेशानी कर सकती हैं वो उन चीज़ों में नहीं अलाउ। जैसे डिफेंस है, डिफेंस में एक सर्टन चीज़ों पर अलाउ है, अदरवाइज नॉर्मली डिफेंस में नहीं अलाउ है, अगर आप देखेंगे तो, है ना, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है हमारे लिए, राइट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंपनीज, ध्यान दें, आर कंपनीज बेस्ड आउटसाइड इंडिया दैट ऑफर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन इंडिया। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनियां होती हैं जो विदेश में होती हैं और हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ठीक है। अब फिर आपके दिमाग में तुरंत ही कीड़ा काटेगा कि सर FDI और FII में डिफरेंस क्या है, ना होना भी चाहिए, कीड़ा काटना भी चाहिए सर जो है, तो अभी उसका इलाज किया जाएगा। थोड़ा सा बस धैर्य रखें, दो मिनट के आसपास नहीं, मैं उसको निपटाता हूँ, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक और हेज फंड। ध्यान दें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ये रेफर करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया गया है शेयर में या हेज फंड में, स्टॉक मतलब शेयर या हेज फंड में, तो उसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इट इज़ जनरली वॉलेटाइल, जो FII होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ये वॉलेटाइल होता है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्लाइट, यानी कि पूंजी भाग जाए, कैपिटल फ्लाइट मतलब पूंजी जो है उड़ जाती है। ऑलवेज देयर इन केस ऑफ एन इकोनॉमिक स्लम्प, यानी कि अगर इकोनॉमी में दिक्कत हुई, इकोनॉमिक स्लम्प हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल यानी किसी तरीके का अनरेस्ट हुआ, सरकार गिर गई, समथिंग लाइक दैट, या हर्ड बिहेवियर, हर्ड मतलब झुंड वाला व्यवहार अगर है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब इसका कहने का भाव ये है भाई कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है या इन्वेस्टमेंट होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, फिक्स नहीं होता है, एकदम कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है इसमें ये होता है भाई कि अगर हल्का सा भी डाउट बना तुरंत लेके भाग जाते हैं। जैसे मार्केट में जैसे अभी 25% का वो टैरिफ लगाया मान लो डोनाल्ड ट्रंप ने, तो होगा क्या कि तुरंत ही FII वाले उनको डर लगेगा कि यार अब इंडियन मार्केट में क्रैश होने वाला है, वो तुरंत ही सारा पैसा लेकर के FII 20,000 करोड़ लेकर के गायब हो गए। क्यों? वो डरते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट ऐसा है, शेयर मार्केट और हेज फंड्स का है, उनको प्रॉफिट कमाने से मतलब और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, तो वो अपना पैसा लेके सबसे पहले भागते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्लाइट यहाँ बहुत रहती है। इकोनॉमी धीमी पड़ गई, भाग जाएंगे, पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम हो गई, भाग जाएंगे, सब भाग रहे हैं तो ये भी भाग जाएंगे। मतलब FII में पता चल रहा है बिकवाली चल रही, तो ये भी बिकवाली में 20,000 लोग बेच रहे हैं तो 25,000 और बेचे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का इसका व्यवहार होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल आउटफ्लो होता है, ठीक है। द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अलाउज foreign institutional investors, non-resident Indians and person of Indian origin to invest in India's primary and secondary capital market। तो अगर कोई NRI है, कोई PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट जिसे बोलते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अवेलेबल है। तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की सहायता से इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट FIIs NRIs कैन एक्वायर शेयर्स डिवेंचर्स इन इंडियन कंपनी थ्रू इंडियन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है, इस अरेंजमेंट में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, ये एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं शेयर या डिवेंचर किसी भी इंडियन कंपनी का। कैसे खरीदेंगे? वही स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से जैसे नॉर्मली हम लोग खरीदते हैं उसी तरीके से। दे आर रजिस्टर्ड एज FII विथ सेबी एंड प्ले एन इसेंशियल पार्ट इन अ कंट्रीज कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस। तो ये रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास में, क्योंकि कैपिटल मार्केट कौन देखेगा? शेयर मार्केट सेबी देखता है, तो सेबी के पास में FII के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं और किसी भी कंट्री की कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट वेल डेवलप्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो हमारी जो कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, अच्छा खासा डेवलप्ड है, अच्छे तरीके से चलती है, इसीलिए FII हो गए और चाहे जो है FPI हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जाएं और चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो जाएं, दोनों ही जो है
हमारे देश में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट अच्छा चलती है अपनी एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, अब थोड़ा सा जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, थोड़ा सा इसको एफडीआई और एफआईआई पहले पढ़ते हैं तो डिफरेंस क्लियर होता है हमको। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो होता है, इट गोज डायरेक्टली इनटू मशीन्स दैट इज इन द प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये कहने का है कि जो एफडीआई में, यही पहली ही लाइन आपको क्लियर कर देगा एफडीआई एफआईआई में डिफरेंस। जो पैसा एफडीआई में डाला जाता है फ्रेंड्स, वो सीधे के सीधे प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है, यानी वो फैक्ट्री में जाएगा पैसा और उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, बेची जाएंगी, बस ये है। यानी कि आप किसी फैक्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली ये समझ लीजिए एफडीआई में। जबकि एफआईआई में क्या होता है, इट गोज इनटू हेज फंड, शॉर्ट टर्म इक्विटीज एंड सिक्योरिटीज। यानी यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एफआईआई के केस में, वो पैसा किसी कंपनी में नहीं जा रहा है, वो शेयर मार्केट में जा रहा है। सी द डिफरेंस। मैं रिलायंस कंपनी में जाऊं और बोलूं कि ले भाई 1,000 करोड़ मेरे से ले और फैक्ट्री लगा और सारी, तो मैंने क्या किया, मैंने सर एफडीआई किया, है नहीं मेरे पास में, बता रहा हूँ, एफडीआई किया मैंने कंपनी में सीधे लगाया रिलायंस में जा करके कि भाई तुम मुझसे 1,000 करोड़ लो और फैक्ट्री और लगाओ, हमको प्रॉफिट देना। तो मैंने एफडीआई किया। लेकिन मैं घर बैठे बैठे रिलायंस के 1 लाख शेयर खरीद लूँ, मैं घर बैठे बैठे रिलायंस का 1 लाख शेयर खरीद लूँ, तो मैंने क्या किया सर, मैंने एफआईआई करी। अगर मैं विदेशी हूँ तो मैंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काम किया है। आई होप यू गॉट द डिफरेंस वेरी क्लियरली। ओके, इट हैज़ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव। अब किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में पैसा लगाया है तो लंबे समय के लिए दोगे, जबकि शेयर मार्केट में लगाया है, आज लगाया, हो सकता है शाम को प्रॉफिट निकला, हम निकले, बात खत्म। तो ये शॉर्ट टर्म होता है। इट कंट्रीब्यूट इनटू जीडीपी ऑफ द कंट्री बाय वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई देखो, जो पैसा लगा है वो फैक्ट्री में गया हुआ है, तो ऑब्वियसली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी। एफआईआईज डज नॉट गो इनटू प्रोडक्शन एक्टिविटीज बट इन शॉर्ट टर्म इक्विटी एंड कैन बी रिकॉल्ड बाय द इन्वेस्टर्स एट एनी टाइम। जो एफआईआई का पैसा होता है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में, फैक्ट्री में नहीं जाता है, ये शॉर्ट टर्म इक्विटीज में यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और जब चाहे तब इन्वेस्टर इसे वापस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाउएवर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड द टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सच इन्वेस्टमेंट, जैसे कैपिटल गेन टैक्स, तो ये जीडीपी पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि इस एक्टिविटी की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, जो भी सरकार ने वो टैक्स कमाया, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी कमाया है, तो उससे कंट्री की जीडीपी में जोड़ना घटाना होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रभाव नहीं है इनका जीडीपी पर, एफआईआईज का। ठीक है, एफडीआई में जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, भाई फैक्ट्री में पैसा डाला है 1,000 करोड़ रुपए, तो लंबे समय के लिए दोगे, स्टेबल रहेगा। इट इज स्टेबल इन नेचर एंड देयर इज हार्डली एनी थ्रेट ऑफ कैपिटल फ्लाइट। तो ये स्टेबल होता है नेचर का, और कोई भी जो है मतलब कैपिटल फ्लाइट यानी पूंजी भाग जाएगी, पूंजी उड़ जाएगी, ऐसा चांस नहीं होता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा केस है। एफआईआई के केस में ये वोलेटाइल होता है, सबसे पहला काम जो होगा वो कैपिटल ही भगेगा। इसमें सबसे पहला काम जो होगा, हल्का सा भी डाउट बना उसको कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, उसको लगता है राजनीति में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस बंदे को अगर लगता है कि सब बेच रहे हैं, तो एफआईआई वाले बेच के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब लॉन्ग टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेबिलिटी की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एफडीआई में इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द होस्ट नेशन एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एफडीआई कितनी आएगी वो निर्भर करेगा कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति क्या है, ठीक है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, इसके आधार पर डिसाइड होता है। यहाँ पर क्या होगा एफआईआई में, इट डिपेंड्स अपॉन द आर्बिट्रेज एंड हेजिंग वेरिएशन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। मतलब इनका कहने का है कि यहाँ पर इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, कितनी अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्रेज और हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई रिस्क लिया है उसको मैनेज करने के लिए एक जैसे अगर आप हैं, आपने एलआईसी करवा रखी है, ठीक है, तो क्या किया आपने कि मान लो कल को कोई दुर्घटना हो जाती है मेरे साथ में, तो एक सेफ्टी नेट के तौर पर हमने एलआईसी करा के रखी हुई है, तो दैट्स काइंड ऑफ हेजिंग। यानी हमने एक ट्रांजैक्शन कर रखी है, कोई शेयर खरीद रखा है, हमको लगता है कि ये शेयर हमको नुकसान पहुंचाता है, तो उसी नुकसान से बचने के लिए हमने एक और ट्रांजैक्शन कर रखी, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन की है उसे हेजिंग कहते हैं, इस प्रक्रिया को हेजिंग कहते हैं। आर्बिट्रेज का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे आर्बिट्रेज ऐसा है कि मान लो मुंबई में जो है सोना मान लेते हैं 90,000 रुपये का 10 ग्राम बिक रहा है,
और नागपुर में वही सोना मान लेते हैं कि 80,000 रुपये का 10 ग्राम बिक रहा है, ठीक है। 10 ग्राम का ये प्राइस है और 22 कैरेट का ही है मान लेते हैं, ठीक है। 22 कैरेट 10 ग्राम सेम सब कुछ है, यानी सोना सेम है। यहाँ 80 का, वहाँ 90 का है। तो मैं क्या करूँगा, 80,000 रुपये का सोना नागपुर से खरीदूंगा और 90,000 में जा करके बॉम्बे में बेच दूंगा। अगर मैं मान लूँ कि 100-150 किलोमीटर की मुझे डिस्टेंस तय करनी है, तो मैंने कमाया कितना सर, 10,000 रुपये कमाया और ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-2,000 मेरे खर्चे लगे, तभी मैंने 7-5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट सॉलिड मार दिया। तो दैट्स काइंड ऑफ आर्बिट्रेज ये होता है, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। ये तो मैंने जर्नल भाषा में समझाया। शेयर मार्केट की भाषा में देखो, अगर जैसे मान लो तुम यूएस में लोन लोगे, मान लेते हैं यूएस में आप अगर लोन लेते हैं तो वहाँ 2% इंटरेस्ट देना है, और वही इंडिया में ला करके वही पैसा अगर इन्वेस्ट कर दो तो तुम्हें जो है 7% एफडी पर रिटर्न मिलेगा। तो 2% पर लोन ले करके 100 रुपये का लोन लिया, लौटाना है 102 रुपये। इंडिया में आए, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, मिलेगा 107 रुपये, 107 रुपये। तो मैं 107 रुपये यहाँ हुआ, 102 रुपये हुआ वहाँ हुआ, तो मुझे 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। मान लेते हैं कि इधर चार्जेज वार्जेज मिला करके तभी मुझे 2 से 3 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, 3 रुपये का। तो ये 100 रुपये पर 3 रुपये का फ़ायदा है। दैट मीन्स कि हम 3% का रिटर्न ले रहे हैं। अब सोचो कि अगर हम 10 मिलियन इन्वेस्ट कर दें तो 10 मिलियन का 3% रिटर्न मिल जाता है। तो काइंड ऑफ आर्बिट्रेज ये होता है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। थोड़ा सा बता दिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बहुत है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल लिबरलाइजेशन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द नेशन टू अट्रैक्ट सच कैपिटल। तो यहाँ पूंजी को अट्रैक्ट करने के लिए कितना जो है उदारीकरण की नीति है वो भी देखी जाती है। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ये मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें हमने देखा था कौन सा, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जॉइंट वेंचर होते हैं। इसमें टाइप नहीं होता है, लेकिन इसे फ्रेंड जो है हॉट मनी कहा जाता है। ध्यान रखें, रेड में है टर्म। तो FII को हॉट मनी कहते हैं एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ हेज फंड, और ये हेज फंड का रूप लेती है। हॉट मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि मतलब कभी भी हमारे हाथ से फिसल सकती है, मतलब बहुत हॉट मनी है, ऐसा समझ लीजिए। पैसा रुकता नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से डर बना रहता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से FDI और FII में आपको डिफरेंस और हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनियाँ होती हैं जो इंडिया के बाहर होती हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। ये शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करती हैं, कहाँ पर, स्टॉक और हेज फंड के अंदर में, शेयर में और हेज फंड के अंदर में शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करती हैं। ये वोलेटाइल नेचर की होती हैं। कैपिटल फ्लाइट का रिस्क यहाँ हमेशा बना रहता है। अगर कोई सी भी दिक्कत हुई तो सबसे पहले यहाँ से पैसा उठा करके वो ले करके अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी डाउन पड़ गई, पॉलिटिकली कोई उथल पुथल हुई, या फिर जो है बहुत से लोग बेच रहे हैं तो ये भी बेचना पसंद करते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ से कैपिटल आसानी से चली जाती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या करता है, अलाउ करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, रेजिडेंट इंडियंस को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, कि अगर वो चाहें तो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का सहारा लिया जा सकता है। इस अरेंजमेंट यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत FII और NRI जो होते हैं वो शेयर या डिवेंचर जो है इंडियन कंपनीज के एक्वायर करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। जैसे हम शेयर मार्केट में शेयर करते हैं, बिल्कुल एकदम सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी चलता है। FII को अपना रजिस्ट्रेशन सेबी के पास करवाना होता है, और कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस में FII का अच्छा खासा रोल रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है मार्केट है कैपिटल की, वो अच्छी डेवलप्ड है, इसलिए जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राइमरी मार्केट जब फ्रेंड्स IPO आता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पहली बार जब शेयर आता है तो IPO, उसे प्राइमरी मार्केट में बेचा जाता है। और एक बार शेयर आ चुका है फिर खरीद बेच उसी में घुमाना टहलाना, वो जो है सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा, इसका मतलब मैं सेकेंडरी मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैंने टाटा कंपनी का शेयर खरीदा, मैं सेकेंडरी मार्केट में हूँ। मैंने जो है मान लेते हैं पेटीएम के IPO के लिए अप्लाई किया है, मैं प्राइमरी मार्केट में डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फंडा हो जाता है। फिर है FDI और FII में डिफरेंस। FDI होता है सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पैसा होता है वो सीधे फैक्ट्री में जाता है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में काम करता है। और इसमें जो FII का पैसा होता है वो सीधे शेयर मार्केट में जाता है, हेज फंड में या शॉर्ट टर्म इक्विटी में, शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव होता है, यानी कि जो FDI का पैसा है वो लंबे समय तक के लिए रहता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ ही दिनों के लिए होता है। उसके बाद में
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में कंट्री की, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह में मदद करता है। पैसा लगा है, प्रोडक्शन होगा, जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा। एफआईआई जो है डायरेक्टली जो है इसको प्रभावित नहीं करता है जीडीपी को, ठीक है। और ये जो पैसा होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर में जाता है, जिससे इन्वेस्टर किसी भी समय वापस बेच सकता है, ठीक है। ये एफडीआई स्टेबल नेचर की होती है, कोई भी कैपिटल फ्लाइट का रिस्क नहीं होता। ये वॉलेटाइल नेचर की होती है, कैपिटल फ्लाइट का रिस्क हमेशा बना रहता है। कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, इन्हीं सब के आधार पर एफडीआई कितना आएगा वो डिसाइड होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कितनी अवेलेबल है, हेजिंग की अपॉर्चुनिटी कितनी अवेलेबल, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा एफआईआई इन्वेस्ट करेगा। ये 3 तरीके का होता है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जॉइंट वेंचर एफडीआई, और इसे हॉट मनी कहते हैं। जनरली ये हेज फंड का रूप लेते हैं, ठीक है। तो बस इतनी बात हो गई। हॉट मनी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से ध्यान दिला दूँ आपको। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा टर्म है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। बस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसे समझ लो, हम किसी एक, जैसे एक गांव है, ठीक है, तो गांव में एक घर बहुत समृद्ध हो गया है, अच्छा खासा उन्होंने घर बनवा लिया, गाड़ी ले ली है, जनरल सुविधाएं जितनी होनी चाहिए वो सब होनी चाहिए उनके घर में मौजूद हैं। तो क्या हुआ, उस घर का वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, यानी वो घर केवल फला फूला है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। लेकिन पूरा का पूरा गांव समृद्ध हो गया है, सब के सब लोग जो है अच्छे खासे समृद्ध हैं, कमा खा रहे हैं, तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब इसी बात को हमें यहाँ पूरा डिटेल में समझना है, समझाने का मैंने जो बताना था वो बता दिया आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फंडा होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इकोनॉमीज एक्चुअल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ग्रो ओवर टाइम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी इकोनॉमी की नेशनल और पर कैपिटा इनकम समय के साथ में बढ़ती है। व्हेन कंपेयर्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए रिस्ट्रिक्टेड टर्म। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक रिस्ट्रिक्टेड यानी छोटा टर्म है। इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपेयर में अगर बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टर्म होता है। It entails a rise in output in quantitative terms, but it also includes qualitative changes such as social attitude and behavior in comparison with the quantitative growth in output or national income। तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटेटिव टर्म में आउटपुट में कितना चेंजेज आया हुआ है, इन सब चीज़ों की बात करी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन सोसाइटीज मटेरियल वेलबींग। तो समाज का जो सुविधाएं हैं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसे फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम नेशनल इनकम ग्रोथ, इट इनकम्पासेस सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द मटेरियल प्रोग्रेस। तो देखो, यहाँ सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ी है, नेशनल इनकम की ग्रोथ हुई, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हुई, यही नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सोशल ग्रोथ हुई है या नहीं, सोशल कल्चरल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हुई है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, डेवलपमेंट में सिर्फ एक नहीं, हर दिशा में डेवलपमेंट होना चाहिए। इट इंक्लूड चेंजेज इन अवेलेबल रिसोर्सेज, कैपिटल फॉर्मेशन रेट, पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन, टेक्नोलॉजी, स्किल एंड एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन का रेट क्या है, पॉपुलेशन का साइज और उसका कंपोजिशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, स्किल एफिशिएंसी है या नहीं है, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, किसमें, डेवलपमेंट में। दीज रिफॉर्म कंट्रीब्यूट टू द लार्ज गोल ऑफ गारंटीइंग मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मोर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो अगर जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी रिफॉर्म्स किए जाते हैं तो उनका फ़ायदा क्या होता है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, कमाई का बंटवारा है, वो बराबर हो जाता है, ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलते हैं, गरीबी घटती है। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ इंटर रिलेटेड changes in fundamental supply factors and demand structure that contribute to the increase in an country's net national product in long term। तो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक जो है चेन ऑफ इंटर रिलेटेड चेंज होता है, यानी कि कई सारे चेंजेस में एक साथ होते हैं। किसमें? फंडामेंटल सप्लाई फैक्टर्स में, यानी कि सप्लाई जिन फैक्टर से सप्लाई प्रभावित है उसमें चेंज हो रहा है। डिमांड के स्ट्रक्चर में जो चीज़ों से डिमांड डिसाइड होती है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जिससे ओवरऑल नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आपका NNP डिसाइड होता है। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। उसके बाद में अब थोड़ा सा इन्हीं को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीमेंट इन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे थे उनकी अमाउंट बढ़ चुकी है, तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर करता है कि भाई हमने गरीबी को ख़त्म कर दिया है या घटा दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दिया है या घटा दिया है, इनइक्वालिटी को कम कर दिया है, तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इसका मतलब कि ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बनाने हमने शुरू कर दिए। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई मतलब हमने जहाँ हम 1000 कार बनाते तो वहाँ हम 10,000 कार बनाना शुरू कर दें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि सबको बराबर तनख्वाह मिलनी, सबको बराबर कमाई होनी चाहिए, सबको बराबर रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, सबके साथ में इक्वल व्यवहार होना चाहिए, तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, बढ़ोतरी होना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स होता है एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ केयर। इकोनॉमिक ये बोलते हैं भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हुआ कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ गई। पहले नेशनल इनकम हर व्यक्ति की 3,000 थी, अब 10,000 हो गई, तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है कि लोगों का जो ज़िंदगी है वो अच्छी हुई, कहने मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरी है। जैसे पहले से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, पहले से ज़्यादा जिंदा रह पा रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी हुई है, अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाएँ, उसको ग्रो किया जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो फोकस करता है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस करता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उसका इक्वल बंटवारा हो सबके साथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए सिंगल डायमेंशन इन नेचर एज इट ओनली फोकसेस ऑन इनकम ऑफ द पीपल। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, ये सिंगल डायमेंशन का होता है, एक ही डायमेंशन इसमें है। यहाँ पर फोकस किस बात का है कि लोगों की इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है फ्रेंड्स वो मल्टी डायमेंशनल होता है नेचर में, और ये फोकस करता है इनकम पर भी और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट पर भी जोर देता है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरे, इस पर भी जोर देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द प्रीकर्सर एंड प्रीरिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उससे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, यही बता रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ प्री रिक्विजिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कहने का मतलब ये है। या फिर कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसेट है। ठीक है, वही मैंने बताया था आपको। ये अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह दें तो ये फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो ये इसका सबसेट है, वही बात यहाँ लिखी गई है। फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स आफ्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद आएगा। इट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पॉजिटिव प्रभाव होता है उस वही होता है, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद में इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने के लिए क्या क्या यूज किया सकता है? तो सर जीडीपी देख लीजिए, जीएनआई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसकी सहायता से आप जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जज कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेक करने के लिए आप HDI देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जीनी कोफिशिएंट यूज किया सकता है। जीनी कोफिशिएंट किस लिए यूज होता है? इनकम इनक्वालिटी के लिए, इनकम में कितना असमानता है उसको जानने के लिए।
तो मे बी एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि जीनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, मे बी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, जीनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, तो सर इनकम में इनक्वालिटी कितनी है ये मेजर करने के लिए काम आता है, तो ये अलग से भी ध्यान रखें। ओके, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI, बैलेंस ऑफ ट्रेड की स्थिति क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो ये सारे इंडेक्स जो है आपके डेवलपमेंट को और ये वाले ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मतलब देखो मैंने जो आपको शुरू में ही बता दिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एक सेक्टर का ग्रोथ होना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे देश का हर दिशा में ग्रोथ होना। ठीक है, वही बात हमने घूम टहल करके यहाँ कई बार देखी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज एक प्रोसेस जिसमें जो नेशनल इनकम है इंडिया की या पर कैपिटा इनकम है वो समय के साथ ग्रो करती है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ छोटा टर्म है, रिस्ट्रिक्टेड टर्म है। ओके, इसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है कि हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो इनकम है वो कितनी बढ़ रही है, उसी को यहाँ पर मेजर करने की कोशिश की जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सोसाइटी का मटेरियल वेलबींग इंप्रूव हुआ कि नहीं, लोगों की ज़िंदगी सुधरी कि नहीं, उस पर जोर देता है। इसमें नेशनल इनकम तो देखी जाती है, नेशनल इनकम की ग्रोथ कितनी हुई है, जो कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ में भी देखते हैं, वो तो देखते ही देखते हैं। इसके अलावा सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें इंक्लूड किया जाता है कि अवेलेबल्स रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कैपिटल फॉर्मेशन रेट क्या है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, स्किल क्या है, एफिशिएंसी क्या अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका जो ये रिफॉर्म किए जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनका प्रभाव ये होता है कि लोगों को बराबर इनकम मिलती है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहता है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं और गरीबी घट जाती है। ठीक, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक चेन है, मतलब काफ़ी सारे जो है इंटर रिलेटेड चेंजेस की एक चेन है, जिसमें सप्लाई के फैक्टर में चेंजेस होता है, डिमांड के स्ट्रक्चर में चेंज होता है और ये सब चीज़ें चेंजेस करके नेट नेशनल प्रोडक्ट में प्रभाव आता है, इंक्रीमेंट होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा टर्म है। फिर हमने इसमें कंपेयर देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जो हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में कितना जो है बढ़ोतरी हुई वो देखता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये देखता है कि लोगों की ज़िंदगी में सुधार हुआ कि नहीं, जैसे गरीबी घटी कि नहीं घटी, अनएम्प्लॉयमेंट घटा या नहीं घटा, है ना, उसके बाद में इनइक्वालिटी घटी या नहीं घटी, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है नेशनल इनकम में इंक्रीज, नेशनल इनकम में इंक्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट की बात करता है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ केयर, लिटरेसी, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक सिंगल डायमेंशनल नेचर की होती है और ये फोकस करती है केवल लोगों की इनकम पर, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टीनेशनल जो है मल्टी डायमेंशनल नेचर की होती है। इसमें इनकम पर तो ध्यान दिया ही जाता है, उसके अलावा लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के इम्प्रूवमेंट पर भी बात करी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है प्री रिक्विजिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, बस इतना ही समझिए। उसके बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का ही पॉजिटिव प्रभाव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, नापने के लिए GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें यूज की जा सकती हैं। जबकि जो है इंडिकेटर अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के देखने हैं तो जितने भी डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पावर्टी इंडेक्स और उसके बाद में जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेजर करी जाती हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, जीनी कोफिशिएंट, इनकम इनक्वालिटी को, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये सारी चीज़ें यूज की जा सकती हैं। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपना ये लेक्चर खत्म होता है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।